अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 102, जिसमें हम लोग इंटर पार्ट 1 की यूनिट नंबर 4 यानी कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अभी तक जब हमने डिफरेंट सॉलिड्स के बारे में स्टार्ट किया था तो हमने सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया, दैट इज़ अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल स्टडी करने के बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखा और देखा क्रिस्टल लेटिस के बारे में कि क्रिस्टल लेटिस किस तरह से बनता है, किस तरह से वो यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करता है और क्या कैसे यूनिट सेल मिलके डिफरेंट यूनिट सेल्स मिलके 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। और उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स की मदद से 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स को स्टडी किया था कि जो पैरामीटर्स में चेंजेस आने की वजह से क्रिस्टल में चेंजेस आ सकती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स को हमने जब क्लासिफाई करना है तो हम किस तरह से इनको डिफरेंट क्लासेस में स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में हम इनको मेंशन कर सकते हैं। अभी तक जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, वो आगे फर्दर 7 डिफरेंट क्लासेस में 7 डिफरेंट सिस्टम्स में डिफ़ाइन होते हैं। किस तरह से डिफ़ाइन होते हैं? दे आर डिफ़ाइंड डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल क्या है जिसके अंदर डिफरेंट साइज़ हो सकता है, साइज़ ऑफ द एक्सेस, या फिर डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। उस हिसाब से हमने क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं। तो एक जो यूनिट सेल है, इट कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, इट कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। कोई भी यूनिट सेल है उसके अंदर जब एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा होता है, चाहे वो एक्सेस के हिसाब से है, चाहे वो एंगल्स के हिसाब से है, या फिर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस के हिसाब से है। ऑब्वियसली जब उनके अंदर हम एटम्स की बात करते हैं, एटम्स के पार्टिसिपेशन की, उसके एंगल्स, उनके दरमियान के एंगल्स की, उनके दरमियान में एक्सिस के डिफरेंस की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफ़ाइन होता है, यहाँ पे फिक्स होता है कि इतने एटम्स ही मिलके इतना क्रिस्टल लेटिस बना सकते हैं, इतना यूनिट सेल बना सकते हैं। अदरवाइज उससे ज़्यादा या कम हो तो वो यूनिट सेल में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। अगर कम है तो यूनिट सेल नहीं बनेगा और ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा एटम्स उस यूनिट सेल को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब ये जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं, हम शुरू से स्टडी करते आ रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टल्स के लिए कि इसके अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को अरेंज किया हुआ है, एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को सेट किया हुआ है, कोई भी एक फ़िक्स एंगल पे, कोई भी एक फ़िक्स डिस्टेंस पे। तो जब वो सेट करते हैं, ऑब्वियसली ये एटम्स जो हैं किसी ख़ास फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए हैं, किसी ख़ास डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ, किसी ख़ास एंगल पे। क्योंकि एटम्स ख़ुद से अपने आप को अरेंज नहीं कर रहे, उनके दरमियान में मौजूद कुछ ख़ास फोर्सेस हैं जिन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। वो फोर्सेस जो हैं उन एटम्स को मजबूर करती हैं टू फिक्स, अरेंज दैमसेल्फ, टू सेट दैमसेल्फ एट सम फिक्स डिस्टेंस, एट सम फिक्स एंगल। तो ये जो कोहेसिव फोर्सेस होंगी ये भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये फोर्सेस डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स पे भी डिपेंड कर सकती हैं और ये डिफरेंट अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस पे भी डिपेंड कर सकती हैं। तो इन टाइप्स के हिसाब से अगर हम अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई करें तो हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड्स। कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? आयनिक सॉलिड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर ऑब्वियसली आयंस पार्टिसिपेट करेंगे और आयंस के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उन आयंस को अरेंज करेगी एट फिक्स एट फिक्स डिस्टेंस, एट द फिक्स एंगल। फर्स्ट वन आयनिक सॉलिड्स हैं। फिर उसके बाद हैं कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कोई भी आयंस पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द कोवेलेंट सॉलिड्स। फिर है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। मेटल्स आप जानते हैं मेटल्स क्या हैं? दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स वो सॉलिड्स होते हैं कि जिनके दरमियान में अगर कोई मेटालिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे लीव देयर शेल एंड दे ट्रैवल इन द मेटल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मेटालिक सॉलिड्स। तो इनके दरमियान में भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे जो कि उनके क्रिस्टल की शेप को डिफ़ाइन करेंगे, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। और इसके अलावा 4th क्लासिफिकेशन है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाम से जाहिर है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं,
क्रिस्टल्स के अंदर इनके और वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके दरमियान में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगे इन अरेंजिंग द मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल लेटिस या फिर इन देयर यूनिट सेल। तो अब हम मज़ीद डिटेल में डिस्कशन करते हैं 4 क्लासिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन यानी कि आयनिक सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं आयनिक सॉलिड्स की एग्जांपल कौन सी हैं, होते क्या हैं और किस तरह से इनके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, बिकॉज नाम से ही वाज़ेह है आयनिक हैं, तो यानी कि आयंस से मिलके बने हैं। तो अब हम ये डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरह से इनके अंदर आयंस के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है वो इनके क्रिस्टल को इनको डिफ़ाइन करेगी। तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो कि क्रिस्टल बनाने के काम आ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते ही वो हैं जिनके अंदर क्रिस्टल्स बने हुए हैं। तो ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर जब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मिलके एक क्रिस्टल बनाएं तो उस सॉलिड को हम लोग कहते हैं दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ आयनिक सॉलिड, बिकॉज इसके अंदर आयंस पार्टिसिपेट किए हुए हैं और उन आयंस के दरमियान की इंटरेक्शन उनको आपस में अरेंज किए हुए हैं। दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज आयनिक सॉलिड्स। दीज आयंस, अगर हम इन आयंस को देखें तो आयंस 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग द क्रिस्टल। और इन आयंस आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। इनके दरमियान की जो फोर्सेस होंगी दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, जिन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये जो फोर्सेस होंगी इनको अगर हम बॉन्ड का नाम दें तो इन आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि वैसे भी जो ऑपोजिट चार्जेस हैं उनके दरमियान की इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो जब ये क्रिस्टल के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं तो ये आयनिक बॉन्ड जो है ये डिसाइड करेगा कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आयंस, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन दीज टू आयंस। तो इनकी मदद से जो पूरा सॉलिड बनता है, क्रिस्टल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द आयनिक सॉलिड। इसकी एग्जांपल में हमारे पास, जैसे अभी मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में एग्जांपल दी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज़ अ पॉजिटिव आयन जबकि क्लोरीन इज़ अ नेगेटिव आयन, एंड दीज whole sodium positive and negative ions they make up the whole crystal. Similarly potassium bromide है, potassium is positively charged जबकि bromine is negatively charged। ये भी मिलके आयनिक सॉलिड बनाते हैं बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, और ये जब क्रिस्टल पूरा बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के पार्टिसिपेंट्स का आपको अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस मिल के बनाते हैं पूरे आयनिक सॉलिड को। इसके बाद अगर हम लोग स्टडी करें अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड, पार्टिसिपेंट्स का अंदाज़ा हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज़ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं और इनकी क्या खसूसियात हैं जो कि इनको बाकी के डिफरेंट क्रिस्टल से डिफ्रेंशिएट करती हैं, उनसे अलहदा करती हैं। तो ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं इनको हम कैट आयन और एन आयन का नाम भी जानते हैं इनका। एंड अगर हम एक क्रिस्टल के अंदर बात करें, क्रिस्टल ऑफ आयनिक सॉलिड, तो उसके अंदर जो कैट आयंस और एन आयंस हैं दे आर वेल डिफाइंड, दे आर अरेंज इन द वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, यानी कि इनका एक फिक्स पैटर्न होगा जिसके हिसाब से ये कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के साथ अरेंज हैं। इनके दरमियान में जो एक्सेस होगा यानी कि जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। इनके दरमियान में जो एंगल्स होंगे, जिस एंगल से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अरेंज करेंगे, वो भी फिक्स्ड है, डिफाइंड होगा। सो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉर्मली रूम टेम्परेचर में भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के तौर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे? बिकॉज लिक्विड में क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, लेकिन आयनिक सॉलिड का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ वाई ये रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है और ये बहुत जल्दी वो आयनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, ना सिर्फ लोअर बल्कि हायर रूम टेम्परेचर्स पर भी एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ऑर्डिनरी अगर कंडीशन दें हम इनको टेम्परेचर और प्रेशर की, देन अगर हम इनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना दें तो ये नॉर्मली सॉलिड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन बिटवीन देम। ये आपको कभी भी आयनिक सॉलिड ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑर्डिनरी प्रेशर पे यानी कि रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर पे आपको कभी भी आयनिक सॉलिड
लिक्विड या फिर गैशियस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये जो आयनिक सॉलिड हैं, बिकॉज इनके अंदर जो बॉन्ड है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि एटम्स को अपनी जगह पे फिक्स रहने पे आयंस को अपनी जगह पे फिक्स रहने पे मजबूर करता है, इसीलिए आयंस अपनी जगह से हिल नहीं सकते। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली। लिक्विड्स और गैसेस में ये आयंस शुड बी फ्री टू मूव। वो कब फ्री टू मूव हो सकते हैं? जब उनके दरमियान की अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम मिनिमाइज़ कर दें या ख़त्म कर दें। तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम प्रेशर पे वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती या मिनिमाइज़ नहीं हो सकती या वीक नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई हम यही कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पे जो ये आयनिक सॉलिड्स हैं वो सॉलिड के तौर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, वो बाकी की स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि गैशियस या फिर लिक्विड फॉर्म में आपको नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा पहली तो चीज़ होगी कि आपको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। उसके अलावा जो ये आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक क्रिस्टल्स हैं, दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होंगे बिकॉज इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत स्टेबल रहते हैं अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को मेंटेन किए हुए। बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी टू सेपरेट दिस कैट आयंस एंड एनायंस फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इनके दरमियान की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको इन आयंस को आपस में सेपरेट करना, एक दूसरे से दूर लेके जाना है, तो इसका मतलब आपको इनके दरमियान के में मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा। और चूँकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए ये बहुत स्टेबल कंपाउंड कहलाते हैं, बिकॉज इनको ब्रेक करना, इनके आयंस को सेपरेट करना ईजी नहीं है, बल्कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि आम हालात में दीज आयनिक सॉलिड्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यही वजह है कि आयनिक सॉलिड्स को जब भी आप देखेंगे अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल में, तो दे आर वेरी हार्ड, दे हैव वेरी लो वॉलेटिलिटी एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही इसीलिए हाई है कि अगर आपको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में लेके जाना है तो इनके दरमियान की आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना है, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। दैट इज़ वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आपको हाई ही मिलेगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करें तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं आपको कभी भी इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे नहीं मिलेंगे, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अंदर जो कैटायंस और एनायंस हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो फोर्सेस हैं वो नॉन डायरेक्शनल हैं। अब जैसे कि अगर कैटायंस और एनायंस रैंडमली किसी भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट हैं, तो अब ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर ये नहीं है कि ये सिर्फ इसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या सिर्फ इसको, बल्कि इसके आसपास जितने भी एनायंस होंगे उन सब को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली दिस एनायन इसके आसपास जितने भी कैटायंस होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा। ये एनायन है, इसके आसपास भी जितने कैटायंस नज़र आएंगे सबको अट्रैक्ट करेगा। और इधर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिडायरेक्शनल होगी, यानी कि सिर्फ कैटायन ही एनायन को अट्रैक्ट कर सकता है, बल्कि ये मल्टी डायरेक्शनल है। ये इसमें ना सिर्फ कैट एन आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि सिमिलर एट द सेम टाइम एन आयन भी कैट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई इनके दरमियान में जो आयनिक बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से आपको कभी भी जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो आपको सेपरेट इंडिपेंडेंट के तौर पे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पूरे क्रिस्टल को देखें तो क्रिस्टल के लास्ट में आपको ये वाला कैट आयन नज़र आ रहा है, जिसको बाकी के एनायंस और कैटायंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर तो रहे हैं, लेकिन इसको अगर यहाँ पे कोई और एटमॉस्फेयर में या आसपास पड़े सॉलिड के अंदर मज़ीद एनायन नज़र आए तो ये उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस वजह से आपको कोई भी आयनिक सॉलिड इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे नहीं मिलेगा। तो और इसके अलावा क्योंकि इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के नज़दीक, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ये एनायंस, तो इसकी वजह से इनकी क्लोज पैकिंग होती है। मिनिमम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एनायंस प्रेजेंट होते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस है इट इज़ डेवलप्ड जब ये आयंस जो हैं दे अरेंज देमसेल्व्स सिस्टमेटिकली इन अल्टरनेट मैनर। ऐसा नहीं है कि अब अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो चूँकि ये भी क्रिस्टल का ही सिस्टम है, क्रिस्टल के ही हिस्से में आते हैं, तो इनके अंदर भी जो आयंस हैं यानी कि कैट आयंस और एनायंस वो हालांकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आसपास मौजूद तमाम
ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये फिर भी अरेंज होंगे इन स्पेसिफिक मैनर, इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट। तो ये क्रिस्टल की खसूसियात हैं, दैट इज़ वाई दे विल मेक अ होल क्रिस्टल। तो ये थी आज की प्रॉपर्टीज़ आयनिक सॉलिड की। यहीं से अपने नेक्स्ट लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगी, जिसमें हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आज जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, हमने देखा कि क्यों ये आयनिक सॉलिड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। आम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी रूम प्रेशर पे ये आपको कभी भी दूसरी स्टेट्स यानी कि लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बल्कि हमेशा आपको सॉलिड की फॉर्म में ही नज़र आएंगे। उसके अलावा ये कभी भी इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे नज़र नहीं आते, बल्कि ये इन्होंने एक दूसरे के साथ इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमने देखा कि क्लोज पैकिंग है, जिसके अंदर हालांकि आयंस रैंडमली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी जब इनके अरेंजमेंट की बात आती है तो ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। इनके अंदर एक सिमेट्री, एक पैटर्न आपको नज़र आता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।